अब मृत्यु को लेकर बहुत गहरे प्रयोग हो रहे हैं। आधुनिक शरीर शास्त्री मृत्यु को एक रोग के रूप में लेने लगे हैं, इसलिए उनका विचार है कि मृत्यु को भी अन्य रोगों की तरह वो ठीक कर सकते हैं, उनका उपचार कर सकते हैं, और यदि एक बार उपचार खोज लिया जाए तो मृत्यु से पूरी तरह से मुक्ति पाई जा सकती है, फिर व्यक्ति को मरने से रोका जा सकता है। ये प्रयोग पूरी दुनिया में चल रहे हैं। मृत्यु को रोकने के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और इसलिए बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे दार्शनिक इस बात को कहने लगे हैं कि मृत्यु किसको कहा जाए। सभ्यताएं लुप्त हो जाती हैं, लेकिन फिर भी सभ्यताओं के कुछ लोग जिंदा रहते हैं। समाज के रूप में उनका अस्तित्व बना रहता है। समाज भी लुप्त हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, या दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज से संबंधित कुछ लोगों का अस्तित्व रहता है। या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो पूरी तरह से मृत्यु नहीं रहती, उसके विचार, उसकी बहुत सारी चीज़ें मृत्यु के बाद भी रह जाती हैं। यदि उसने कुछ किया है, बनाया है, कुछ रचना की है, तो वो भी रह जाती है, या फिर उसकी संतान के रूप में भी वो उसका कुछ अंश तो जिंदा रह ही जाता है। तो इसी को धारणा बना के जो शोध करता है शरीर शास्त्री, वो कहते हैं कि मृत्यु को एक रोग के रूप में समझकर उसका इलाज किया जा सकता है और मरने वाले को मरने से रोका जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मृत्यु की इसीलिए कई बार परिभाषाएं बदली गई। आज यदि हमारे देश में तो अभी भी यही परिपाटी अपनाई जा रही है। यदि किसी व्यक्ति का श्वास की गति रुक जाए, उसका श्वास की प्रक्रिया एकाएक शांत पड़ जाए, तो हम कहते हैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। या फिर उसकी हृदय की धड़कन रुक जाए, उसके शरीर का तापमान गिरने लगे, वो श्वास लेना और छोड़ दे, तो कहते हैं मृत्यु घटित हो गई। यही परिपाटी आज भी हमारे देश में प्रचलित है कि किसी की नाड़ी की गति रुक जाए, किसी की श्वास की गति रुक जाए, किसी का हृदय धड़कना बंद कर दे, तो कहते हैं मृत्यु घटित हो गई, अब इसका अंत हो गया। और यही परिपाटी पूरे विश्व में कुछ दशक पहले तक चलती थी, लेकिन 1950 के आसपास पश्चिमी जगत में कुछ नए काम हुए, खास करके रूस में मृत्यु को और पुनर्जीवन को लेकर बहुत गहरे प्रयोग हुए हैं। तो रूसी चिकित्सकों ने एक चीज़ को जान लिया। उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि मृत्यु श्वास के बंद होने से नहीं होती है, या किसी का व्यक्ति का हृदय धड़कना बंद कर दे तो हम मृत्यु घोषित करते हैं, क्योंकि यदि श्वास रुक जाए, हृदय की धड़कन भी रुक जाए, तो फिर भी उसका जो मस्तिष्क है 10-12 मिनट तक सचेत रहता है। मस्तिष्क इस अवधि तक पूरा तरह से सक्रिय रहता है, जीवांत रहता है। तो ऐसे में यदि मस्तिष्क जीवांत है, तो हम कैसे कह सकते हैं इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ऐसे में यदि 10-15 मिनट में कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाएं, कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएं, ताकि उसका हृदय पुनः नए सिरे से धड़क सके, या सांस को कृत्रिम रूप से जारी रख सके, तो ऐसा व्यक्ति शायद जीवित हो सके। और ऐसे प्रयोग वो करके भी दिखाए कि कई मरे हुए लोगों को उन्होंने जिंदा भी किया, वो कई वर्षों तक जिंदा भी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। तो पुनर्जीवन की धारणा या मृत्यु की जो परिभाषा है 1950 के बाद पूरी दुनिया में बदलने लगी। यद्यपि भारत के स्वास्थ्य विशेषज्ञ अभी भी पुरानी परिपाटी को लेके चल रहे हैं, लेकिन पश्चिम जगत में ये परिभाषा बदल गई। 1950 के बाद पश्चिमी अस्पतालों में एक नया सिस्टम डेवलप होने लगा, स्थापित होने गया। उसको उन्होंने कहा लाइफ सेविंग सिस्टम, जीवन रक्षक उपकरण। उस उपकरण के अंतर्गत यदि किसी का हृदय धड़कना बंद कर दे, तो उसके हृदय को बिजली का शॉक देकर या पीस मेकर जैसे यंत्र लगाकर उसे फिर से धड़कने पर बाध्य कर देते हैं। और यदि हृदय धड़कना शुरू हो जाए, तो श्वास की गति भी गति पकड़ने लगती है, क्योंकि हृदय की धड़कन के बाद शरीर के अंदर रक्त का संचार फिर सामान्य होने लगता है, क्योंकि हृदय मस्तिष्क से पहले ही जीवित था, स्वस्थ था। तो व्यक्ति फिर चेतना में आ जाता है, फिर स्वस्थ अनुभव करने लगता है। या फिर किसी का श्वास की प्रक्रिया रुक जाए, हृदय काम कर रहा हो, मस्तिष्क काम कर रहा हो, लेकिन श्वास लेने की प्रक्रिया में कोई अवरोध आ जाए, तो उस श्वास को भी हम वेंटिलेशन जैसी टेक्निक से फिर से सामान्य कर सकते हैं। और ऐसे प्रयोग हुए। इसलिए लाइफ जो सेविंग सिस्टम है
जो वेंटिलेटर सिस्टम है उसका जो परिकल्पना है इसी चीज़ पर आधारित है कि व्यक्ति की मृत्यु ना तो हृदय की धड़कन रुकने से होती है, ना श्वास की गति को थमने से होती है। व्यक्ति की मृत्यु तब होती है जब उसका मस्तिष्क पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ जाए। और इस पूरी अवधि में कुछ लोगों को 15 मिनट का समय लग जाता है, कुछ लोगों को 10 मिनट में लग जाता है, कुछ लोग तो 35-40 मिनट तक भी सचेतन की अवस्था में रहते हैं। और इस अवधि में उनका हृदय गति करना बंद कर दे, श्वास की गति रुक जाए, तो उसे पुनर्जीवन दिया जा सकता है। तो पश्चिमी जगत में मरण की, डेथ की परिभाषा बदल गई। तो बहुत सारे गहरे प्रयोग हो रहे हैं और इसीलिए वहाँ के जो वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि यदि वो मृत्यु को एक रोग के रूप में लेंगे, उसकी चिकित्सा प्रक्रिया अपनाना शुरू करेंगे, तो एक दिन वो इस बात में सफल हो जाएंगे कि व्यक्ति को मृत्यु में प्रवेश करने से रोक सकें। ऐसे बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं। वैसे पश्चिमी जगत में तो एक और प्रयोग चल रहा है, उसको सुनकर आप विस्मित में पड़ जाएंगे। आपने सुना होगा कुछ वर्ष पहले पश्चिम के कुछ देशों में एक प्रयोग होते थे, उसको कहते थे अपना प्रतिरूप तैयार करवाना, क्लोन बेबीज। उसके लिए नर और मादा जैसे हमें दो भिन्न को सेल्स नहीं चाहिए। हमें ना तो स्त्री का ओवम अंड चाहिए, ना पुरुष का शिवम चाहिए। पुरुष का वीर का काम उसकी कोई भी कोशिका कर सकती है। हाँ, स्त्रियों के अंड को फर्टिलाइज करने के लिए उसके अंड की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया पर उन्होंने क्लोन बेबीज पैदा करने शुरू किए। यद्यपि पिछले 10-12 सालों में जो देश इस पर काम कर रहे थे उन पर वहाँ की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन ये टेक्निक काफ़ी हद तक सफल रही है। तो वैज्ञानिकों ने एक परिकल्पना दी थी। परिकल्पना ये दी थी कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु घटित होने वाली है तो उसके मस्तिष्क का जो भी ज्ञान विज्ञान है, उसके अनुभव हैं, उसके पास जो भी ज्ञान है, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, उसको डाउनलोड कर लिया जाए, सुरक्षित रख लिया जाए। फिर वो व्यक्ति मरने से पहले अपना क्लोन तैयार करावे, अपना प्रतिरूप तैयार करावे, और जब वो उसका प्रतिरूप 5-6 साल के आसपास पहुंच जाए तो जो उसके मस्तिष्क की जो ज्ञान विज्ञान की जो भंडार है उसको हमने डाउनलोड किया है, अपने पास सुरक्षित रखा है, तो उसको उस बच्चे के मस्तिष्क पे पुनः प्रत्यारोपित कर दिया जाए। उसको प्रत्यारोपित करने से उसकी जो बुद्धि है उस अनुभव और उस ज्ञान के साथ में फिर तरोताज़ा हो जाती है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उस शिशु को, जो भी कुछ वर्ष का है, 4 साल का है, 5 साल का है, लेकिन उसके अंदर जो अनुभव है, जो ज्ञान विज्ञान है, उसके अंदर वही है जो 60-70 साल में के दौरान उसने अपने मरने से पहले ग्रहण किया था। तो वो अपनी कार्य योजना को, अपने कार्य को वहाँ से जारी रख सकता है। इसमें ये भी लफड़ा नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी का, उसके साम्राज्य का कौन मालिक होगा, कि वो वही तो है, उसी का प्रतिरूप तो है ये। तो ये सिर्फ उनकी धारणा थी, इस पर काम शुरू हुआ। यद्यपि काम तो अभी भी गोपनीय रूप से चल ही रहा होगा। और विज्ञान के बारे में एक चीज़ बात कहता हूँ कि जो जो वैज्ञानिकों ने सोचा उसे उन्होंने कर दिखाया। कितनी अवधि में हुआ, कितने लोगों ने मिलकर उसको वास्तविक प्रयोग रूप प्रदान किया, या कितना खर्च आया, ये एक अलग बात है। तो वैज्ञानिक जो सोचता है उसे एक ना एक रूप दिन उसको सिद्ध साबित कर देता है। तो ऐसे प्रयोग चल रहे हैं। तो मृत्यु को लेकर यदि वैज्ञानिक की ये धारणा है कि मृत्यु को रोग के रूप में उपचारित किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, एक व्यक्ति को मरने से रोका जा सकता है, तो निश्चित रूप से इस कार्य को वो कर सकते हैं। चाहे उसके कारण सामाजिक जीवन में कुछ परेशानियां खड़ी होंगी, वो विषय दूसरा बन जाता है। तो अब मृत्यु है क्या? कि यदि श्वास के धड़कने से मृत्यु का कोई संबंध नहीं, हृदय की धड़कन से कोई उसका नहीं, मस्तिष्क क्रियाओं के साथ भी उसका नहीं, क्योंकि मस्तिष्क तो पूरी तरह से एकाएक विखंडित नहीं होता। मस्तिष्क का कुछ ऐसे केंद्र हैं जो निष्क्रिय हो जाते हैं। कुछ क्षण के लिए तो मस्तिष्क काम करना शुरू हो जाता है, लेकिन कई बार तो देखा गया है कि मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति की चेतना तो लोप हो जाती है, लेकिन वो मरता नहीं। उसकी श्वास की धड़कन यथावत रहती है, हृदय भी गति कर रहा होता है, शरीर का तापमान भी सही रहता है। और यदि उसको
उसको पोषक तत्वों की आपूर्ति किसी अन्य माध्यम से की जा सके, क्योंकि बेहोशी में खा तो नहीं सकता, लेकिन फूड पाइप के माध्यम से किसी अन्य तरीके से उसके शरीर में पोषक तत्वों की आपूर्ति की जा सकती है और वो वर्षों तक जीवित रह सकता है। कई ऐसे केसेस हुए हैं कि इस गहरी बेहोशी में कई स्त्रियों ने अपने बच्चों को विकसित किया और समय के अनुसार उन बच्चों को जन्म भी दिया, यद्यपि उनकी जो प्रसव की प्रक्रिया थी वो सामान्य नहीं थी। सिजेरियन के माध्यम से उनके बच्चों को उसके गर्भ से निकाला गया, लेकिन इतना कामयाब हुए कि उस अचेतन उस गहरी बेहोशी की अवस्था में एक स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को विकसित करके जन्म देने में सफल हो गई। ऐसे बहुत सारे केस अभी भी हैं जो चेतना में नहीं है, जो होश में नहीं है, अचेतन में है, लेकिन फिर भी वो जीवित हैं, लेकिन उन्हें अपने शरीर का कोई बोध नहीं, उन्हें संसार का कोई बोध नहीं। तो अब लोग वैज्ञानिक कहने लगे कि आखिर मृत्यु घटित कैसे होगी। जो मृत्यु का गठन तब होता है जब मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम से कम 10 मिनट के लिए रुक जाए। 10 मिनट से ज़्यादा अवधि तक यदि मस्तिष्क को रक्त ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो फिर मस्तिष्क की अपरिवर्तनीय क्षति होने लगती है। मस्तिष्क की कोशिकाएं फिर जीवित नहीं हो पाती और फिर मृत्यु घटित हो जाती है। मृत्यु के बारे में एक और मैं घटना आपको बता दूं। जब कोई घोर अपराधी साबित हो जाता है और उसको मृत्युदंड का अपराध उस पर सिद्ध हो जाता है, मृत्युदंड की घोषणा हो जाती है, तो मृत्युदंड के लिए कई प्रक्रियाएं पूरी दुनिया में अपनाई जाती हैं। कहीं मृत्युदंड के रूप में व्यक्ति को विषपान कराया जाता है, जहरीला विष दिया जाता है, कुछ क्षणों में उसकी मृत्यु हो जाए। कई जगह मृत्युदंड के रूप में गोली का प्रयोग किया जाता है, उसको राइफल से या पिस्टल से उड़ा दिया जाता है। कई ऐसे भी हैं कि मृत्युदंड के रूप में उसकी गर्दन को काट दिया जाता है। ऐसा प्राय कुछ मुस्लिम कंट्रियों में होता है। शरीयत में ये लिखा गया है कि यदि किसी को मृत्युदंड देनी है तो उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया जाए। लेकिन मृत्युदंड का एक और रूप है, वो है फांसी देना, फंदे से लटका देना। और फांसी देने को सबसे वैज्ञानिक और सबसे सुगम मृत्युदंड का रूप माना गया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से एक फंदा सा बना के व्यक्ति को गले से लटकाया जाता है। इसका क्या होता है, इसका पीछे भी एक वैज्ञानिक सूत्र है। हमारे जो मस्तिष्क है उसका जो नीचे का हिस्सा है उसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, मस्तिष्क की तना कहते हैं। ये मस्तिष्क की तना है हमारे जीवन का, सोच विचार का, ज्ञान विज्ञान का केंद्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम मस्तिष्क के ऊपर के हिस्से में बहुत कुछ खोजते हैं, उनका संबंध हमारी अलग विशिष्ट क्रियाओं के साथ में है। हम विद्वान हैं, हम मूर्ख हैं, हम अनपढ़ हैं, हम गंवार हैं, हम तार्किक हैं, हम साहित्यकार हैं, हम रचनाकार हैं, या हम विध्वंस करने वाले हैं, हिंसा फैलाने वाले। इन सब का संबंध तो मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से से है, लेकिन हमारे जीवन और मरण का संबंध मस्तिष्क के नीचे के हिस्से के, खास करके जो मस्तिष्क की तना है जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। और इसी केंद्र में हमारे श्वास का केंद्र भी रहता है। इसी से हमारे जन्म मरण का संबंध रहता है। ये वैज्ञानिक चीज़ें, तत्व। फिर भी इसके संबंध में अभी शरीर शास्त्रियों को ज़्यादा डिटेल से जानकारी नहीं मिली है। जितनी जानकारी हमारे पास सैकड़ों साल पहले थी उतनी ही जानकारी अब है, लेकिन ये हमारे जन्म मरण के साथ बहुत गहरा संबंध रखता है। और जब किसी को फांसी दी जाती है तो फांसी की उस प्रक्रिया में यही जो हमारा मस्तिष्क तना है, ब्रेन स्टेम है, वही टूटता है, वही नष्ट होता है। और क्षण भर में नष्ट होने के बाद उस व्यक्ति की सहज मृत्यु हो जाती है। और ऐसी मृत्यु होती है कि उसको हम दोबारा से परिवर्तित नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल क्षति उसकी मस्तिष्क की हो जाती है। तो मृत्यु को लेकर बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। और मृत्यु तो एक तरह से स्वप्न में भी होती है या गहरी नींद में। वैसे अब इतनी गहरी नींद लोगों को आती नहीं है। अब तो लोग उथली नींद लेते हैं, इसलिए सुबह उठ के